नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप 12 घंटे के भीतर किसकी हवा टाइट करने वाले हैं, ये बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि वॉशिंगटन से 6,700 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के दावोस में क्यों ट्रंप के नाम से सनसनी मची हुई। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे गोमूत्र पर किसके औषधीय ज्ञान पर सनातन के विरोधियों ने हल्ला बोल दिया है। और देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में बताएंगे कि महाकुंभ में अग्निकांड के पीछे साजिश वाले दावे का सच क्या है। और यह भी बताएंगे कि कैसे एक और अग्निपथ जीतकर योगी ने विरोधियों को फंसा दिया है। लेकिन आज के शो की शुरुआत ट्रंप से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है दुनिया की, उसके साथ। America great again. तो दुनिया में ट्रंप टाइम फिर से शुरू होने जा रहा है। आज रात 10:30 पर जब अमेरिका में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तब 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। यह समारोह कैपिटल हिल के अंदर आयोजित होगा, जो कैपिटल के गुंबद के नीचे गोलाकार सेंटर पॉइंट है। और इसी जगह पे 4 साल पहले दंगाइयों ने जब कब्जा कर लिया था, दंगाई 2020 के चुनाव में ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत से बौखलाए हुए थे, तो उस समय बहुत बड़ा हंगामा मच गया था। आज वहीं पर पूरे संवैधानिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा ताजपोशी होने जा रही है। अमेरिका में ट्रंप राज का आगाज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के बीच हो रहा है। लेकिन अमेरिका में जब भी सत्ता का चैप्टर बदलता है, तो पूरी दुनिया की कहानी में एक नया मोड़ आता है। और इस बार तो ट्रंप ने जैसे पूरी कहानी ही बदल देने का फैसला कर लिया, और जिसका संकेत वो चुनावी कैंपेन में भी लगातार दे रहे थे। दुनिया को लेकर ट्रंप सरकार का एजेंडा कमोबेश तय है और टारगेट भी। ट्रंप का पहला टारगेट है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना। दूसरा टारगेट है मिडिल ईस्ट में अराजकता को खत्म करना। तीसरा है वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं को खत्म करना। और ट्रंप का चौथा टारगेट है घुसपैठियों को अमेरिका से निकालने का अभियान चलाना। 5वें नंबर पर हैं कट्टरपंथियों और वामपंथियों का वो गठजोड़, जिसके खिलाफ ट्रंप लगातार लड़ते रहे हैं। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है चीन। ट्रंप आत्मविश्वास से लबरेज है। 100 दिन के भीतर हर टारगेट हिट करने के मिशन पर है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप के एक्शन प्लान का पहला रिजल्ट 12 घंटे के भीतर दिखाई दे सकता है। लेकिन हमारे लिए यहां यह समझना जरूरी है कि ट्रंप के कौन से फैसले होंगे जो भारत के हित में माने जाएंगे। तो इस लिहाज से पहला नाम आता है उनके टारगेट नंबर 6 का, यानी चीन का। डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में चीन ना सिर्फ अमेरिका का दुश्मन देश है, बल्कि वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। और ट्रंप इसके लिए कई वजहें गिनाते और बताते हैं। पहली वजह यह कि ट्रंप मानते हैं कि चीन ने अमेरिकी जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको बर्बाद किया है। दूसरा ये कि कोविड-19 महामारी के लिए ट्रंप सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार मानते हैं। तीसरी वजह यह है कि चीन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के आखिर में किए गए व्यापार समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। इसीलिए ट्रंप इस बार चीन पर टैक्स का ऐसा बोझ लादने वाले हैं कि वो बिलबिला उठेगा। चौथी वजह, ताइवान पर चीनी दबंगई को ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन मानते हैं। और पांचवा ये कि ट्रंप मानते हैं कि दुनिया भर में चीन ने अपने सैन्य ठिकाने बनाकर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है। ट्रंप पनामा नहर के मामले में भी चीनी साजिश देखते हैं और मानते हैं कि चीन की शह पर वहां अमेरिकी जहाजों से ज्यादा चार्ज वसूला जा रहा है। तो जुलाई 2018 में ट्रंप ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि चीन के खिलाफ
व्यापार युद्ध छिड़ा और अमेरिका में आने वाले चीनी इंपोर्ट पर 25% तक का टैक्स लगा दिया था। लेकिन अपने 2024 के चुनावी भाषणों के दौरान ट्रंप ने कहा था कि चीनी सामान पर 60% या उससे भी ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं अगर वो दूसरी बार सत्ता में आते हैं। ट्रंप ने यह भी इशारा किया था कि अगर बीजिंग ताइवान पर आक्रमण करता है तो वह चीनी सामान पर 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। यानी चीन को ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है ट्रंप। लेकिन यहां एक पेच भी, इस बार ट्रंप के सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर उभर रहे हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क। और मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें चीन बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। टेस्ला की संघाई में एक गीगा फैक्ट्री भी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, जहां से दुनिया भर के लिए वो टेस्ला कारें बनाते हैं। इसलिए वॉशिंगटन बीजिंग विवाद को पाटने में मस्क की क्या भूमिका होगी, यह देखना एक दिलचस्प बात होगी। ट्रंप और मस्क चीन की चालबाजी से वाकिफ हैं और ऐसी चालबाजी जो उनके ठीक बगल में चीन चल रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों में चीन बहुत भीतर तक घुस चुका है। पेरू में चीन ने बंदरगाह बना लिए हैं और सबसे बड़ा खेल तो चीन अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में खेल रहा है। चीन ने मैक्सिको में तगड़ा निवेश किया है और मैक्सिको के जरिए अमेरिकी बाजार में सेंधमारी कर रहा है। दरअसल मैक्सिको आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2024 में मैक्सिको ने अमेरिका को 467 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया। सोचिए जरा, 467 बिलियन डॉलर, जबकि अमेरिकी बाजार में चीन का निर्यात कितना है? 401 बिलियन डॉलर, यानी कि उससे करीब 65 बिलियन डॉलर ज्यादा। लेकिन खेल यह है कि पिछले साल के शुरुआती 10 महीनों में ही चीन ने मैक्सिको में करीब ट्रिलियन डॉलर भर का माल वहां एक तरीके से डंप कर दिया और माना जा रहा है कि मैक्सिको के रास्ते यही माल अमेरिकी बाजारों में पहुंच रहा है। ट्रंप इस सिंडिकेट वाली तस्करी पर बहुत तमतमाए हुए हैं और चीन को तगड़ा सबक सिखाने की तैयारी में। और अब यह समझने की बारी है कि ट्रंप कैसे इतने विश्वास से कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। लेकिन ट्रंप के विश्वास की इनसाइड स्टोरी जानने से पहले मैं आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक जरा देखिए कि कैसा भावुक पल है जब कई महीने हमास के चंगुल में बिताने के बाद इजरायली बंधक घर लौट रहे थे। उस समय कैसा भावुक, कैसा इमोशनल पल था, उसकी तस्वीरें जरा दिखा रहा हूं। और यह सब कुछ मुमकिन इसलिए हुआ कि ट्रंप की वार्निंग की वजह से ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को एक तरीके से चेतावनी दे रखी थी कि मेरे शपथ लेने से पहले बंधकों को जरूर छोड़ देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमास वालों की हालत टाइट हो गई। मरता क्या नहीं करता, इजरायलियों को छोड़ना पड़ा। अमेरिका का करोड़ों डॉलर बचेगा और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि चीन जो यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के करीब आ चुका है, रूस से अगर ट्रंप की डील हो जाती है तो चीन को अलग थलग करने में भी ट्रंप कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेन को आज यूरोपीय देश झोली भर भर कर चंदा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और ट्रंप इसी पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। और वो कैसे होने जा रहा है? आज यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले जो यूरोपीय देश हैं वो सारे के सारे नेटो के मेंबर हैं और नेटो देशों के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, हथियारों की खरीद फरोख्त का, यह सब आसानी से हो ऐसा समझौता है और सभी नेटो देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और नेटो के यूरोपीय मेंबर्स अमेरिकी तकनीक वाले हथियार आज यूक्रेन को खैरात में बांट रहे हैं, जबकि आज की तारीख में नेटो का 68% खर्चा अमेरिका उठाता है और बाकी का खर्च जो है वो यूरोपीय देश मिलकर उठाते हैं। अब ट्रंप ने कह दिया है कि नेटो चलेगा तो अमेरिका के हिसाब से चलेगा और नहीं तो फिर नेटो का खर्च यूरोपीय देश उठाएं, क्योंकि पैसा तो अमेरिका का लग रहा है और उस पैसे से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं उसकी सप्लाई यूक्रेन को हो रही।
और एक संयोग देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जब वो शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज ही स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक की शुरुआत हो रही है। और दावोस में हर साल होने वाली इस बैठक में दुनिया भर के नेता, उद्योगपति, अर्थशास्त्री जुटते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह पर चर्चा होती है। लेकिन आज यहां चर्चा का एक ही टॉपिक, ट्रंप। दावोस में जुटे सभी लीडर्स की धड़कनें बढ़ी हुई कि ट्रंप कैसे कैसे फैसले लेने वाले हैं, क्या क्या बदलने वाले हैं और उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप को लेकर ज्यादा टेंशन इसलिए भी है क्योंकि यहां अब तक ग्लोबलाइजेशन का डंका बजता रहा है, उदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता रहा है। पिछले एक दशक में पश्चिम में जितने भी उदारवादी नेता हुए, सबने दावोस की बैठक में ट्रंप को लताड़ा था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। ट्रंप उदारवादी एजेंडे के खिलाफ ही लड़कर चुनाव जीते हैं और ट्रंप इस एजेंडे पर जीत कर आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब फालतू की बातें, क्योंकि बहुत सारे उदारवादी देश इसी में फंसे हुए हैं और चीन दिनों दिन दबंग बना जा रहा है इसका फायदा उठाकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने खुद भी माना है कि आज हम दो व्यवस्थाओं के बीच में, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और आज उदारवादी वैश्वीकरण वाला युग भी खत्म हो चुका है। बोर्गे साहब को मालूम पड़ चुका है कि ट्रंप की एंट्री तो सिर्फ आगाज है, अभी पूरे यूरोप का फ्लेवर बदलने वाला है। पूरे वेस्ट में उदारवादी और वामपंथी पार्टियां चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो अक्सर दावोस में भाग लेते रहे हैं, वो भी 9 सालों के कार्यकाल के बाद कुर्सी छोड़ रहे हैं। अगले चुनाव में उनके लिबरल एजेंडे की कोई ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं। अगले महीने जर्मनी में होने वाले चुनावों में भी लिबरल पार्टियों को करारा झटका लगने वाला है, इसकी भी संभावना जताई जा रही। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिणपंथी ताकतें तेजी से उभर रही हैं और दुनिया के बहुत बड़े उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक माने जाने वाले इवान क्रास्टेव ने आज के दौर की तुलना 1989 से की है, जब सोवियत संघ टूट रहा था। क्रास्टेव ने कहा कि 1989 में मूड अंतरराष्ट्रीयवादी था, मतलब ग्लोबलाइजेशन का दौर था और आज यह बदलकर राष्ट्रवाद में बदल गया है। सर्बियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री ब्रैंको मिलनोविक, इन्होंने जो बात कही है वो यहां पर जरूर आपको सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं संभवतः ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी 2025 यानी आज के दिन ग्लोबल नियो लिबरलिज्म यानी कि वैश्विक नव उदारवाद का प्रतीकात्मक अंत हो जाएगा। तो दुनिया इसी के साथ कैसे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जॉर्ज सोरोस के वामपंथी कट्टरपंथी एजेंडे का, साथ के साथ पूरे सोरोस गैंग का, जो मानवाधिकार, माइनॉरिटी की आड़ में अपना वामपंथी कट्टरपंथी एजेंडा आगे बढ़ाते रहे हैं, वही गैंग जो अमेरिका में डीप स्टेट के तौर पर भी काम कर रहा था, जिसके खात्मे का मूड ट्रंप बना चुके हैं। यानी हमास को औकात दिखाने से लेकर चीन की चालबाजी एक्सपोज करने तक ट्रंप का एजेंडा और टारगेट एकदम क्लियर है। तो ये आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज ट्रंप की जो दूसरी पारी है इस दुनिया में बहुत सारे निर्णायक मोड़ लाने वाली है और पता नहीं दुनिया इसके लिए तैयार है या नहीं। खैर, देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और ये दिखाने का कि गोमूत्र पर किसके औषधीय ज्ञान से सनातन विरोधी एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए। तो 14 जनवरी को पोंगल यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को चेन्नई की एक गौशाला के कार्यक्रम में बुलाया गया। उस कार्यक्रम में प्रोफेसर कामकोटी ने भारत में जैविक खेती और देसी गायों के नस्ल को बचाने और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ताबड़तोड़ इस्तेमाल हो रहे जहरीले पेस्टिसाइड्स कैसे जमीनों की उस उर्वरा शक्ति को छीन रहे हैं, उसे बंजर बना रहे हैं
और कैसे देसी गायों के गोबर और मूत्र के पारंपरिक प्रयोग से हमारे खेतों की उर्वरता लौटाई जा सकती है, जमीनों को बंजर होने से बचाया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। लेकिन दक्षिण की राजनीति में उनके इस बयान के बाद, इस कहानी के बाद तूफान खड़ा हो गया और उनका वीडियो वायरल करके मांग की जा रही है कि कामकोटी को आईआईटी मद्रास से हटा दिया जाए, क्योंकि वो इतने बड़े टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होकर भ्रम फैला रहे हैं, अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी ने देसी गायों के संवर्धन को लेकर हो रहे उस कार्यक्रम में क्या कहा था, पहले वो जान लीजिए। फिर बात करेंगे कि उन्होंने जो कहा उस पर विवाद खड़ा करने वालों का मकसद क्यों विशुद्ध रूप से सनातन विरोधी और राजनीति से प्रेरित है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले सुनिए कि कामकोटी ने क्या कहा। तो वी कामकोटी ने उस कार्यक्रम में देसी गाय पर बात करते हुए गोमूत्र से जुड़ा एक वाकया सुनाया और उन्होंने बताया कि जब अप्पा यानी हमारे परिवार की श्रद्धा के केंद्र एक सन्यासी को बहुत तेज बुखार हो गया था, हम डॉक्टर को बुलाने की सोच रहे थे। तब उन्होंने कहा कि गोमूत्रम पिबामि, यानी मैं गोमूत्र पीऊंगा। इसके बाद उन्होंने गोमूत्र का सेवन किया और गजब यह है कि 15 मिनट के भीतर उनका बुखार उतर गया। गोमूत्र पेट की जलन के लिए भी एक अच्छी दवा है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है। पाचन और पेट की समस्याओं के लिए आईबीएस समेत कई अन्य बीमारियों में गोमूत्र बड़ी कारगर दवा है। पाचन और पेट की समस्याओं के लिए आईबीएस समेत कई बीमारियों में गोमूत्र एक अच्छी दवा मानी जाती है। तो यह पूरा बयान है वी कामकोटी का। वी कामकोटी के इस बयान पर कांग्रेस और डीएमके दोनों पार्टियों के नेता एकदम से भड़क गए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर अवैज्ञानिक बातें फैला रहे हैं, यह गलत है। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इस बयान की शिकायत की है। कामकोटी के बयान पर डीएमके के दूसरे सांसद हैं एलंगोवन, उन्होंने भी तंज कसा। वो एक तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कर देना चाहिए। वो आईआईटी में क्या करेंगे? सरकार उन्हें यहां से हटाए, उसे किसी एम्स का डायरेक्टर बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर कामकोटी के बयान की खिल्ली उड़ा रहे नेताओं की खुद की सच्चाई क्या है, मैं आगे बताऊंगा। पहले उस सवाल का जवाब कि क्या जो शख्सियत एमएस पीएचडी है, आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर है, जिसका 130 से ज्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर में योगदान है, जिसे उसकी साइंटिफिक अप्रोच और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया है, क्या वो गोमूत्र के औषधीय गुणों को लेकर सार्वजनिक मंच पर बिना आधार के बयानबाजी कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वी कामकोटी ने गोमूत्र के औषधीय गुणों को लेकर किए गए अपने दावे के समर्थन में प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन नेचर में जून 2021 में छपे एक लेख का हवाला दिया है। और इस लेख में अमेरिका के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेल बायोलॉजी प्रोटियोमिक्स लैब की एक रिसर्च का जिक्र किया है, और जो रिसर्च गोमूत्र पर किया गया था, और इसमें गोमूत्र की पेप्टाइड प्रोफाइलिंग की बात कही गई है। इस रिसर्च से साबित हुआ है कि गोमूत्र एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। गोमूत्र की पेप्टाइड प्रोफाइलिंग के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अमेरिका में हुए इस रिसर्च ने भारत के उन सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान पर एक तरीके से मुहर लगाई है, जो बताता है कि गोमूत्र कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में गोमूत्र का मतलब देसी नस्ल की गायों का गोमूत्र है, लेकिन वो गोमूत्र जिसे कई तरह की विधियों से गुजार कर उसे दवा का रूप दिया जाता है। गोमूत्र का अर्क भी उसमें से एक। ये सीधे सीधे गोमूत्र सेवन की बात नहीं है, बल्कि गोमूत्र को एक दवा के तौर पे उसका शोधन करके उसे कैसे उसके औषधीय गुणों को निकालकर उसे औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी बात हो रही है। भारत में अलग अलग राज्यों में गौ संवर्धन बोर्ड हैं। गौमूत्र अर्क पर हुए रिसर्च को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने दस्तावेजों में शामिल किया है, और जिसके मुताबिक गोमूत्र में एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव है।
गोमूत्र का अर्क बनाने पर जो अमोनिया की मात्रा उसमें पाई जाती है वो कम हो जाती है और बायो इनहैंसिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आंतों की क्षमता बढ़ती है और ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से जो नुकसान होता है उसको भी ये हील करता है, ठीक करता है। शायद यही वजह है कि गोमूत्र के अर्क को बुखार से लेकर कैंसर के इलाज में प्रभावशाली माना जाता है। हमारे कई प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि गोमूत्र के अर्क के सेवन करने से रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता 104% तक बढ़ जाती है। और साइंस जर्नल नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गोमूत्र के पेप्टाइड प्रोफाइलिंग में यही बात निकलकर सामने आई। अब जरा पेप्टाइड प्रोफाइलिंग समझ लीजिए। पेप्टाइड किसी भी जीव के शरीर में बनने वाली प्रोटीन के अणुओं की एक कड़ी है, यानी कि अमीनो एसिड्स। ये जैविक प्रोटीन है। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और दूसरे अंगों को निर्माण और शरीर की प्रक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। अमेरिका में गोमूत्र की पेप्टाइड प्रोफाइलिंग में मानव शरीर के साथ इसकी प्रतिक्रिया देखी गई और बायो एक्टिव पेप्टाइड्स को एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल मतलब कि ये जीवाणुओं से रक्षा करने वाला, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि स्वेलिंग में को रोकने वाला, सूजन को रोकने वाला, एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला और एंटी कैंसरस माना गया है। उसमें बायो एनहांसर की तरह हो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन उसमें साबित हुआ। तो यह तो थी कि गोमूत्र के औषधीय गुण और उस पर क्या क्या रिसर्च हुए उसकी जानकारी। अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए जो प्रोफेसर कामकोटी के बयान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं जो लोग। कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। इसी तरीके से डीएमके के इलांगोवन, उन्होंने इंग्लिश में एमए किया है। उन्हें भी मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री का नॉलेज जीरो है, लेकिन वो मजाक उड़ा रहे हैं उस आदमी का जो आईआईटी का डायरेक्टर है और सैकड़ों रिसर्च पेपर लिख चुका है। ये इसलिए क्योंकि ये नेता हैं और इन्हें किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करने का विशेषाधिकार है। बस इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करना चाहिए। और पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है? भारतीय परंपरागत ज्ञान, भारतीय संस्कृति को गाली देना, जो कुछ भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है उसे नीच और गलीज बताना। और अगर ऐसा नहीं है तो गोमूत्र के औषधीय गुणों पर बात करके प्रोफेसर कामकोटी ने क्या अपराध कर दिया? क्या दकियानूसी बात है इसमें? क्या अवैज्ञानिक बात है इसमें? दुनिया में बहुत सारी औषधियां हैं जिसका सोर्स जानवर है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सिंथेटिक इंसुलिन बनने से पहले डायबिटीज की दवा जानवरों की पैंक्रियाज से निकाली जाती थी। हिरुडीन जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब कि जो कि ब्लड का, खून का थक्का जमने से जो रोकता है, वो लीच यानी कि एक तरह की जोंक के स्लाइवा से निकलता है, लार से निकाला जाता है। इसी तरीके से प्रोटामाइन सल्फेट, ये जो दवा है साल्मन मछलियों के स्पर्म यानी कि वीर्य से निकाली जाती है। और ऐसी दर्जनों दवाइयों के नाम मैं बता सकता हूं जिनका सोर्स, प्राइमरी सोर्स जानवर है। तो दवाओं की दुनिया में ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनका सोर्स एनिमल है। जब सुअर के पैंक्रियाज, जोंक के स्लाइवा और मछली के स्पर्म से दवाइयां बनाई जा सकती है, तो गाय के मूत्र से दवाई बनाने पर कोई अगर शोध हो रहा है तो यह पाप है क्या? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका मौलिक ज्ञान हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए अंधविश्वास और दकियानूसी बात हो गई? अगली बार अगर आपको कोई गोमूत्र पर ज्ञान दे तो ये बातें उसे प्यार से समझाइए कि दुनिया का सारा ज्ञान और सारे ज्ञान का स्रोत राजनीतिक पार्टियों का आईटी सेल नहीं। तो देश का मूड मीटर में अगली स्टोरी में वक्त है आपको ये बताने का कि महाकुंभ में अग्निकांड के पीछे साजिश वाले दावे का सच क्या है। तो प्रयागराज महाकुंभ में आज फिर एक अग्निकांड हुआ,
लेकिन समय रहते महाकुंभ में तैनात फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पा लिया। सिर्फ 4 मिनट में, जी हां, सिर्फ 4 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। और कुंभ क्षेत्र कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक वहां से आ रही खबरों को देखकर हो चुका होगा। आग भड़कने से पहले ही एक तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंच गई और आग को बुझा दिया गया। महाकुंभ में सेफ्टी के लिए योगी सरकार ने कितनी तगड़ी व्यवस्था की है, यह उसकी गवाही है। यह कैसे संभव हुआ है, इसके लिए आपको यूपी के फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर जनरल जो उन्होंने कहा इस घटना के बाद, उनका बयान सुनना चाहिए। यहाँ पे 53 फायर स्टेशन प्लस 20 चौकियाँ और प्रयागराज में 175 मैन पावर है। यहाँ पे 1300 प्लस मैन पावर हमने डिप्लॉय कर रखा है। तो एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है। यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। तो यानी कि कुंभ क्षेत्र में कहीं भी आग लगती है तो 3 मिनट से 4 मिनट के भीतर वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाए, इस तरह के इंतजाम किए गए। महाकुंभ में आग की घटनाएं क्यों हुई, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन इसे लेकर साजिश की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही। कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन से कुंभ टेंट सिटी पर जलती लकड़ी फेंक दी गई जिसकी वजह से आग लग गई। लेकिन योगी सरकार ऐसे तमाम अफवाहों पर लगाम लगा रही है। और इसकी सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे। उन्होंने एक रियलिटी चेक किया और उन्होंने खुद देखा कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि कुंभ में जो आग है वो असल में साजिश की आग है, क्या वाकई सच है। उनकी इस पड़ताल में क्या निकल कर आया, एक बार जरा देखिए। तो महाकुंभ में जहां पर आग लगी वहां पर मैं मौजूद हूं। सामने ट्रेन गुजर रही है रेलवे ट्रैक से, जो फ्लाईओवर बना हुआ है, रेलवे ब्रिज बना हुआ है, वहां से ट्रेन गुजर रही है और आग यहां से वो सामने आपको तख्तियां नजर आएंगी, वहां पर लगी थी। अब कहा यह जा रहा है कि किसी ने जब ट्रेन गुजर रही थी जलती हुई सिगरेट वहां से फेंकी और आग लग गई। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ऊंचाई बहुत है और जहां पर आग लगी वो दूरी भी बहुत है। ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं जो कुटिया में मौजूद थे। क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार मिश्रा। अच्छा, आप गीता प्रेस में काम करते हैं? हाँ। तो ये जो सिगरेट वाली धारणा है कि सिगरेट किसी ने ऊपर से फेंक दी, क्या संभव है? नहीं, ये एकदम गलत बात है, सब अफवाह है। बात ये है कि हम लोग उसमें टेंट में थे। अच्छा, आग उस तरफ से आई है, मतलब दूसरे हिस्से से आई है। तो ट्रैक तो वहाँ पे भी है, तो उस पे चलते है। अच्छा, वो बंद है, चालू ये किए। एक रेलवे ब्रिज बंद है और दूसरा ये जो नजदीक है वो चालू है। तो कहाँ से आग लगी? कोने पे? वो कोने पे जो आदमी खड़े हैं वहाँ से आग शुरू। आगे जहाँ तक जा सके वहाँ तक बता दें। आग शुरुआत उस कोने से हुई और जैसे जैसे आग बढ़ती गई, सिलेंडर रखे थे खाना बनाने वाले, आग उनको वो पकड़ते गए और आग को और तेज करते गए। हाँ। तो हमारे संवाददाता की पड़ताल में बात तो स्पष्ट हो गई कि कम से कम ये जो साजिश की थियरी दी जा रही है कि ट्रेन गुजर रही थी और वहां से किसी ने जलती हुई चीज फेंक दी टेंट पे जिसकी वजह से आग लगी, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ राजनीतिक वजहों से इसको अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि वहां कोई मुस्लिम अधिकारी या कोई मुस्लिम आदमी मौजूद नहीं था, वरना पता नहीं ये सरकार इसका क्या ही रंग या इसका कौन सा टर्न देती इस पूरी घटना को। तो इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन यहां याद रखिए कि ये महाकुंभ इस पूरे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा नमूना है, जिसको कि पूरी दुनिया के सामने हम बहुत गर्व के साथ पेश कर रहे हैं। इसको लेकर कोई भी ओछी बात और कोई ऐसी बात जो कि हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाए या उस पर धब्बा की तरह दिखे, उससे हमें दूर रहना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार